नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी नीति में व्यक्तिगत और कार्गो दोनों साइकिल को शामिल कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसा ऐलान करने वाला दिल्ली पहला प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही दिल्ली ई साइकिल के लिए सब्सिडी देने वाला घोषणा करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार शहर में ई साइकिल को पहले 10,000 खरीदारों को 5500 रुपये की सब्सिडी देगी। पैसेंजर ई साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। तो वहीं कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हैवी ड्यूटी वाले कार्गो ई साइकिल और ई कार्ट की खरीदारी पर सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं कार्गो ई साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए 15,000 रुपये होगी। मंत्री ने कहा कि पहले ई कोड के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी, तो वहीं अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घरानों के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हालांकि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग ही सब्सिडी योजना के तहत पात्र होंगे। सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक साइकिल ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ और सस्ती हो जाएगी। हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लगातार बढ़ती रही है और उसमें और एक अच्छी खबर है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर, क्योंकि टू व्हीलर जैसे हमने आपको याद हो हमने बार बार कहा कि जो पोल्यूशन के एंगल से भी देखें तो मैक्सिमम जो पोल्यूशन और नंबर जो है वो टू व्हीलर से काफ़ी हैं। तो 36% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड वो मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं, टू व्हीलर्स हैं। अभी तक 45,900 टिल डेट 45,900 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। तो उसमें से 36% अब हमारे टू व्हीलर्स हो गए हैं, लगभग 16,000 के आसपास। 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्रॉस कर गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया था तो एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट हमने रखा था कि आने वाले 4 साल में 25% रजिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना चाहिए। और लगभग 2-2.5 साल पहले ये जो परसेंटेज है ये 1% से भी नीचे था। तो इसकी सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो खुशखबरी की अगर बात करें अब, तो साइकिल्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बिकी हैं आज तक। पहला हमारा पूरे देश में पहला स्टेट है दिल्ली अब कि ई साइकिल्स पे भी हम सब्सिडी देंगे। पैसेंजर जो ई साइकिल्स खरीदना चाहेंगे उनके लिए 5,500 रुपये की सब्सिडी होगी पहले 10,000 साइकिल्स पे। और इसमें एक चीज़ और हमने किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए कि जो पहले 1,000 इन 10,000 में से साइकिल्स होंगी उनको एडिशनल 2,000 रुपये का फर्दर। दिल्ली सरकार पहली सरकार बन गई है जो व्यक्तिगत और कार्गो साइकिल्स पर सब्सिडी देगी और निर्धारित कर दिया गया इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ये फैसला लिया गया है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता हमारे दिल्ली से बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव किया और कार्गो और व्यक्तिगत दोनों साइकिलों पर छूट दी जाएगी या सब्सिडी दी जाएगी कह सकते हैं, तो ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए साइकिल के प्रति कितना रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन की खासियत ये भी होती है कि प्रदूषण रहित होता है, तो कितना क्या कुछ रुझान इसमें दिल्ली वासियों का देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जनता वैसे ही परेशान है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी पेट्रोल डीजल के वजह से कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगी हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा था कुछ समय से, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताया जा रहा था। और इसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक
पहल की, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ई व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई। यहाँ तक कि पहले जो ई साइकिल थी, जो 1,000 साइकिलें थी, उन पर 2,000 रुपए पहले से यानी कि राहत दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि लोगों के लिए द्वारा ई साइकिल की बात करें, ई बाइक की बात करें, ई स्कूटर की बात करें, या फिर ई कारों की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं लोग बागों का जो ध्यान है वो जाए, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए भी, और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी जा सके। मगर जिस हम्म। तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर जो ई व्हीकल है वो बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और लगभग कह सकते हैं 45,000 से ज्यादा के व्हीकल जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ हम्म। पर बात करें जिस तरीके से अब ई साइकिलों पर 10,000 ई साइकिलों पर कहीं ना कहीं 5,500 रुपए की जो सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि 5,500 रुपए की जो सब्सिडी दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं बड़ी सहायता जरूर मानी जा रही है। और यहाँ तक कि कारगर जो कारगरों को जिस तरीके से कह सकते हैं कोरियर के द्वारा या फिर काम करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या फिर फ्रूट सप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए अगर ई साइकिल लगाई जाती हैं या फिर कंपनियां ई साइकिल खरीदती हैं, तो उनको बड़ी सहायता मिल पाएगी, और हम्म। आने वाले दिनों के अंदर ये सहायता शायद और ज्यादा बढ़ाई भी जा सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर ई व्हीकल ही दौड़ते नजर आए। जी राजीव, दिल्ली सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर दी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी कल ही इसका ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार ने भी रणनीति तैयार की गई होगी कि आखिर चार्जिंग को लेकर क्या कुछ तरीके बनाए जाएंगे। क्योंकि जब हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत हुई थी तो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए थे कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले कारों के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया गया था लोगों को, ई व्हीकल जरा लगातार कहीं न कहीं हम्म। बढ़ावा नहीं हो पा रहा था। जनता ने सरकारों ने जिस तरीके से कोशिश की, दिल्ली सरकार की बात करें, और जिस तरीके से 2022 के अंदर इसकी शुरुआत की गई, लगातार कहीं न कहीं कोशिश की गई कि ई व्हीकल ही दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़े 2 कारण थे, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उससे कहीं न कहीं जनता को राहत मिल सके। दूसरा था दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा था, उसके लिए भी कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही थी। इसी के लिए हम्म। ई व्हीकल का सहारा लिया गया है, और ई व्हीकल के लिए सब्सिडी कहें या फिर कहें प्रोत्साहन राशि कहें, वो लगातार दी जा रही है, ताकि लोगों तक कहीं ना कहीं ई व्हीकल खरीदे जाएं, और ई हम्म। व्हीकल के माध्यम से पॉल्यूशन और पेट्रोल की जो समस्या है हम्म। वो दूर की जाए। मगर जिस तरीके से अब पहली 10,000 साइकिलों पर कहीं ना कहीं कह सकते 5,500 रुपए की छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, और पहले ही 2,000 रुपए की सहायता राशि दी रही थी। तो कहीं ना कहीं इस सहायता राशि को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है, हम्म। उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के परेशानी को कम हम्म। करने की कोशिश कर रही है, और जनता का जो ध्यान है, यानी पेट्रोल डीजल के ऊपर जो महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भार पड़ रहा है, वो भी कम होता हुआ नजर आए। हम्म। मगर आप देखना होगा इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो सहायता राशि अभी या फिर क्या सब्सिडी हम्म। जो अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा किया, उसकी शुरुआत जो कल से ही की गई है, यानी कि 10,000 जो ई साइकिल होंगी, उन पर 5,500 रुपए जरूर मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी। मगर कंपनियों के लिए कि बिल्कुल सहारा होगा कि क्या आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरीके की छूट और मिलती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो वो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर उठाएंगे, और ई साइकिल के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों तक जो अपना कार्य है वो पहुंचाएंगे, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कम होगा, और दिल्ली की हम्म। सरकार के द्वारा जो पहल की गई है उससे कहीं ना कहीं जनता को भी हम्म। सहायता मिलती नजर आएगी। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बड़ी परेशानियां जनता की भी बढ़ती नजर आ रही है। हम्म। जी राजीव, देखिए, अगर साइकिल चलाते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये होता है आप स्वस्थ रहते हैं, फैट बर्न हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि प्रदूषण नहीं होता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि पतली पतली गलियों से भी हम निकल के जा सकते हैं। और चौथा फायदा ये हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से आसमान छूते हैं उसमें भी राहत मिलती है। तो इन सभी को लेकर क्या दिल्ली की जनता साइकिल अपनाती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ई साइकिल का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ई साइकिल के माध्यम से पहला तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर हो पाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, और साइकिल चलाने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, ताकि दिल्ली की जनता का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बेहतर होता नजर आए। हम्म। दूसरी बात करें साइकिलों से कहीं ना कहीं ये जरूर फायदा होता है कि आप पतली पतली गलियों से जल्दी से पहुंच सकते हैं, ताकि क्योंकि जाम से जो कहीं ना कहीं निजात मिलती है, ये जरूर फायदा होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा फायदा जो है वो पेट्रोल डीजल की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है
उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि अब लगातार पेट्रोल जो चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और पेट्रोल की वजह से जो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे दिक्कतें आती थी वो कहीं ना कहीं दूर की जाएगी, और चार्जिंग पॉइंट जिस तरीके से अब लगातार कहीं ना कहीं जगह जगह मिलेंगे, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सहायता होगी। और कहीं ना कहीं ई साइकिल को चार्ज करने की बात करें, ई बाइक को चार्ज करने की बात करें, ये लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर सहायता मिलती नजर आएगी। और दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़े कह सकते हैं लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो फिलहाल दिल्ली में अब व्यक्तिगत और कार्गो दोनों इलेक्ट्रिक साइकिलों को इसमें शामिल किया गया है और दिल्ली सरकार इनमें सब्सिडी देगी और साइकिलों को बढ़ावा देने की दिल्ली सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पंजाब की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किसी भी तरह उनकी जिम्मेदारी को कम करना नहीं है। अपने पत्र में पंजाब के सीएम ने लिखा है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना और कानून व्यवस्था कायम रखना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि एजीटीएफ का काम खुफिया जानकारी पर ऑपरेशन चलाना है। एजीटीएफ समन्वय से काम करने की भूमिका निभाएगा। भगवंत मान ने इन अधिकारियों से कहा कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो वे उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जब से कुर्सी संभाली है तब से लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अब एजीटीएफ के गठन को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा कि एजीटीएफ के गठन के बाद पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। तो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए सीएम भगवंत मान लगातार कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखा, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह पत्र उन्होंने लिखा है तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस के और उन्होंने निर्देश दिए हैं। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, धड़ाधड़ एक्शंस करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को तमाम परेशानियों से निजात दिलाते हुए भगवंत मान नजर आ रहे हैं। और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किस तरीके से सीएम भगवंत मान ने जो पत्र लिखा है इसमें तमाम अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी वो बहुत ज्यादा दी गई है। असली तौर पर हम कहेंगे कि बाकायदा एक बड़े रैंक के अधिकारी को उन्होंने बोला है कि ऊपर सबसे जो इसको लीड करने की बात की गई थी, तो इसके चलते जो पुलिस अधिकारी थे जो नॉर्मल ड्यूटी पे थे तो उनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया। तो उनका ये मानना था कि क्या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो गई है या फिर जो उनके ऊपर भरोसा है वो कम हो गया है, क्योंकि बाकायदा एडीजीपी रैंक के आला अधिकारी लगाए गए थे जो बाकायदा टास्क फोर्स को लीड करेंगे। तो क्या इसके अलावा और इस टास्क फोर्स का जो अगर हम कार्यक्षेत्र देखें तो पूरे पंजाब में रखा गया था, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए थे क्या वो अपने क्षेत्र में इनके अंडर है। तो इस चीज के ऊपर अगर हम कहेंगे खुद भगवंत मान ने चीज क्लियर कर दिया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। बाकायदा तो अगर हम कहें कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इसका काम खुफिया जानकारी मिलने पर गैंगस्टर के खिलाफ काम करना, ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने ये चीज क्लियर की है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप खुद जिम्मेदार है। अपने एरिया के लिए जहाँ पे आपको बाकायदा पोस्टिंग मिली है उस एरिया के लिए आप जिम्मेदार हैं। जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ जो गैंगस्टर्स है उनको ऊपर कार्रवाई करना है, जो उनको गुप्त सूचना मिलती है, जो क्रिमिनल घूम रहे हैं, जो भगोड़े बने हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है तो उनके ऊपर
कार्रवाई करना ही इनका मेन प्रायोरिटी रहने वाली है। और इसी चीज के ऊपर उन्होंने एक चीज स्पष्टीकरण दिया और एक चीज भी ये क्लियर कर दी कि आप अगर आपके एरिया में किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो बकायदा आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं कि बकायदा टीम्स के लिए की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स नियुक्त की गई है, उसमें बकायदा एडीजीपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की लीड के तौर पे पंजाब में अगर हम कहें तो प्रमोद वैन लगाए गए हैं। उसके बाद डीआईजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गुरप्रीत सिंह भुल्लर लगाए गए हैं और वहीं एआईजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की अगर हम बात करें तो गुरमीत सिंह चौहान ये लगाए गए हैं। तो ये तीनों की पोस्टिंग हो गई। इनकी पोस्टिंग के बाद काफी ज्यादा क्लियर लग रहा था कि काफी बड़े अधिकारियों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ऐसे में जो बाकी जगह के अगर हम कहें तो इनका कार्यक्षेत्र पूरे पंजाब में रखा गया। तो ऐसे में जो लोकल अगर हम कहेंगे कमिश्नर्स हैं उन सबको जरूरी हो गया था कि स्पष्टीकरण दिया जाए और मुख्यमंत्री ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया है और एक चीज क्लियर कर दी है कि आपके एरिया में जो कार्रवाई बनती है वो आपने करनी है, आपके एरिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर हम कहें कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स आपके कार्य क्षेत्र में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा जब तक कि कोई गैंगस्टर रिलेटेड मसला ना हो। गैंगस्टर रिलेटेड मसला अभी उनकी हिसाब से कि अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन आई हो, कार्रवाई बनती हो और उसके लिए टास्क फोर्स ने पहले से प्लान किया हो तो तभी वो काम करते नजर आएंगे। पर अगर ऐसी जरूरत नहीं है तब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी लेकिन जिस तरीके से सीएम भगवंत मान ने इससे पहले भी अधिकारियों को तमाम सचेत किया था और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने अपराध मुक्त बनाने की कवायद को लेकर तमाम पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कि टास्क फोर्स से पहले अगर हम बात करें तो बकायदा सभी एसएसपी और सबको बुलाया गया था। डीसी एसएसपी का बकायदा कुछ मीटिंग कर चुके हैं जिसमें डीआईजी भी मौजूद थे और जिससे एक चीज कोशिश की जा रही है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पूरी तरह से नकेल कसी जा सके, क्योंकि इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई फायरिंग इंसिडेंट सामने आए हैं और इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी उन्होंने ये कहा था आम आदमी पार्टी में कि हम पंजाब में गैंगस्टर कल्चर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोनों ही सुधार कर जाएंगे और इसको लेकर वो शुरू से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने के लिए हम आप देख सकते हैं कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हो चुका है, इसकी कार्रवाई और बकायदा पोस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से यहाँ पे काम हुआ है। तो ये पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते सभी एसएसपी से बात की गई, उन सबको बुलाया गया था, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू लिए गए थे, उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ आपको किन दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या आपको और ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, क्या आपको और ज्यादा हाईटेक हथियारों की जरूरत है, क्या आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। तो उन सब चीजों को लेकर बकायदा उनको ओपिनियन दिए गया और जिसको एक्सेप्ट भी किया। तो कहीं ना कहीं अगर हमें पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारना तो इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान मानते हैं और इस चीज को लेकर वो बकायदा काम भी कर रहे हैं। जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है ये भी अब स्टार्ट कर चुकी है और हमें जल्दी इनकी कार्रवाई के बारे में भी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। ये पोस्टिंग हो चुकी है, बड़े बड़े रैंक अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। ये देखना होगा कि इस अथॉरिटी का इस्तेमाल क्या पंजाब में गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने के लिए किया जाता है या फिर ये भी एक तरह से लटकने वाला काम होगा, क्योंकि स्टेप बहुत अच्छा लिया गया है पर क्या इसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा या नहीं ये बुरी बात होगी। लेकिन हमें तो पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी एक अहम मुद्दा रहा है और चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बार लोगों ने आम आदमी पार्टी पर इसको लेकर भरोसा जताया कि शायद आम आदमी पार्टी पंजाब में नशे का काला कारोबार खत्म कर दे। इसको लेकर भगवंत मान की ओर से क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं? क्या ये जो एजीटीएफ का गठन किया गया है इसमें इसको लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं? सीधे तौर पर हम कहें पंजाब में नशे के लिए रिस्पॉन्सिबल गैंगस्टर्स हैं। सीधे तौर पर अगर हम बोले कि पंजाब में बाहर से ड्रग्स को प्रोक्योर करके पंजाब में फैलाने वाले दूसरी जगहों पहुंचाने वाले गैंगस्टर्स हैं और इसलिए अगर किसी चीज की कमर तोड़ने की जरूरत हो सबसे पहले गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने की जरूरत होगी। गैंगस्टर कल्चर की अगर पंजाब में कमर टूट जाती है तो दूसरी तौर पे जो हमारा ड्रग कल्चर है उसके ऊपर भी नकेल लग जाएगा। के ऊपर जोर देते हुए नजर आए हैं। अगर हम बोलें कि पंजाब में दो तरफा मार की कोशिश की जा रही है, बकायदा सभी एसएसपी को बोला गया, एसएसपी से सीपी को बोला गया कि आप अपने एरिया में अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप काम करें। जो एंटी गैंगस्टर टास्क है वो गैंगस्टर के लिए काम करेगा और इसमें दोहरी पहल रखी हुई है। वहां पे लोकल एसएसपी और सीपी है वो अपने एरिया पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पर अगर कोई गैंगस्टर वहां छुपा हुआ है, बुक सूचना मिलती है, कुछ मिलती है तो वहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स काम करेगी ताकि दोहरी मार हो सके। कि अगर एक से बच सकते हैं तो दो से तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर
उन सभी क्रिमिनल माइंड लोगों के जो लॉ एंड ऑर्डर को सीरियस समझते हैं, उन सब के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार आज लेकिन बड़े कदम उठा रही है, बड़ी इनिशिएटिव ले रही है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हुई है। अब साधारण पुलिस के ऊपर है, पुलिस को जो सरकार ने उनके ऊपर भरोसा जताया, आम जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया, उसके ऊपर खड़ा होने की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एजीटीएफ का गठन किया गया है और उसको लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं, पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से तमाम पुलिस अधिकारियों से ये कहा कि एजीटीएफ के गठन के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए भगवंत मान की कवायद लगातार जारी है और इसी को लेकर अब भगवंत मान ने एजीटीएफ के गठन को लेकर पत्र लिखा है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से मिलने और जनता दरबार के लिए अपना समय निर्धारित कर लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए भी टाइम टेबल बना लिया है। तो वहीं सीएम सोमवार और मंगलवार की सुबह 9 से 9:30 बजे तक और शाम 6 से 7 बजे तक सांसद और मंत्रीगण से मुलाकात करेंगे। वहीं बुधवार और गुरुवार को सुबह 9 से 10 बजे और 6 से 7 बजे तक विधायक और पूर्व विधायक से मुलाकात करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता और कई संगठनों के प्रतिनिधि और जनता मिलन कार्यक्रम प्रतिदिन मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर सुबह या शाम को आयोजित होंगे। तो वहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित समय और स्थान से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन कक्ष में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। तो जब से धामी 2.0 या धामी सरकार का गठन हुआ, तब से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब उन्होंने अपना समय निर्धारित कर लिया है कि आखिर जनता दरबार में कब जनता से मिलना है, पूर्व विधायक और विधायकों से कब मिलना है, मंत्रियों से कब बातचीत करनी है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, अब उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है कि आखिर जनता से कैसे मिला जाएगा, मंत्रियों से कब मिला जाएगा, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? प्रियव्रत, बिल्कुल सीएम पुष्कर सिंह धामी का डे टू डे वर्क शेड्यूल यहाँ पर बना दिया गया है और इस शेड्यूल में जनता से कब मिलना है, मंत्रियों से कब मिलना है, विधायकों से कब मिलना है, पूर्व विधायकों से कब मिलना है, सांसदों से कब मिलना है, ये सभी का डे टू डे प्लान बनाया गया है। सोमवार से मंगलवार किस तरीके से यहाँ पर वो जनता से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे। इस शेड्यूल में एक खास बात देखने वाली यह है प्रियव्रत की सबको समय देने का यहाँ पर कोशिश की गई है, पूर्व विधायक को देने की कोशिश की गई है और जनता क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता की वजह से प्रचंड बहुमत मिला है भाजपा सरकार को, तो जनता से को अछूता नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी सरकार, पुष्कर सिंह धामी। तो उसको लेकर के खास तौर से जनता के लिए एक दूरभाष नंबर भी बनाया गया है। प्रतिदिन उनकी उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर जनता से मिलने का कार्यक्रम, यहाँ पर जनता दरबार लगाया जाएगा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जिसकी जानकारी यहाँ मुख्य सचिव ने दी है और साफ तौर से जनता की समस्याओं को सुनने का काम करने के निर्देश यहाँ दिए जा चुके हैं। पहले भी हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से धामी सरकार काम कर रही है और जो बातें कर रही है, अधिकारियों से बैठक की जाती है और जनता से मिलने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि समय पर ऑफिस आए और पूरी तरीके से जनता की जो समस्या है उसका निदान किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक खास बात देखने को मिली कि जनता के प्रति जो लगाव भाजपा सरकार का दिख रहा है, धामी सरकार का दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को वो सहूलियत और वो चीजें आने वाले समय में मिलने जा रही है जिसकी चाह कहीं ना कहीं आम जनता लगातार लंबे समय से करती रही थी और इसी वजह से पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुलझे हुए व्यक्ति हैं, देखा है सब चीजें, छोटे परिवार से आते हैं, सब चीजें देखी है और जनता का दुख दर्द समझते हैं, इसको लेकर के काम किया गया है।
विधायकों से लगातार बात करने की बात की गई, मंत्रियों से यहाँ पर कार्य का जायजा लिया जाएगा और जो काम यहाँ पर प्रशासनिक काम के हैं, शासकीय काम है, उसके बाद लगातार पुष्कर सिंह धामी काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से लगातार काम करने की बात की जा रही है, आगे लगातार बढ़ने की बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आगे कई कीर्तिमान और कई ऐसी चीजें जो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से देखने के लिए यहाँ पर आम जनता को दिखने वाली है। लेकिन हमें तो एक चीज इसमें जो कार्य उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया है, जिस तरीके से टाइम टेबल सेट किया है, इसमें एक चीज खास बात ये देखने वाली है कि उन्होंने सबके लिए टाइम निकाला है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने प्रतिदिन का समय निकाला है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 दिन उन्होंने मंत्रीगण और विधायकगण के लिए निकाले हैं, 2 दिन उन्होंने पूर्व विधायक के लिए निकाले, लेकिन ऐसे में खास बात यह है कि जनता के लिए उन्होंने कोई समय डिसाइड नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जनता से हमारी उपलब्धता के हिसाब से मुलाकात कर ली जाएगी। हाँ बिल्कुल प्रियव्रत, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनता के लिए विशेषकर यहाँ पर ध्यान दिया गया है अपने शेड्यूल में। और जब जब मुख्यमंत्री उपलब्ध होंगे जनता से मिलने के लिए, दूरभाष नंबर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उस दूरभाष नंबर पर जनता लगातार यहाँ पर मिलने का समय ले सकती है और लगातार अपनी जो समस्या है वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकती है और उसका तत्काल निराकरण करने की बात लगातार पुष्कर सिंह धामी से की तरफ से पहले भी की जा चुकी है और अब लगातार वो काम यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। उसको लेकर के तमाम यहाँ पर खाका तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से रोड मैप लगातार तैयार किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, उस पे कहीं ना कहीं यहाँ पर खास तवज्जो दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जनता के प्रति जिस तरीके से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का लगाव दिख रहा है, भाजपा सरकार का लगाव दिख रहा है, क्योंकि जनता ने दोबारा से यहाँ पर भाजपा सरकार को आशीर्वाद दिया है। और वो जो समस्या, क्योंकि उत्तराखंड में लंबे समय से लगातार समस्या बनती हुई आ रही है, पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उन सभी समस्याओं को यहाँ पर निराकरण करने की बात की जा रही है। जो मंत्रिमंडल यहाँ पर तैयार किया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, उसमें युवा मंत्री यहाँ पर सौरभ भगोड़ा की बात की जाए, चंद्रराम दास की बात की जाए, पूरी तरीके से यहाँ पर एक फोकस के तहत कार्य करने की बात की जा रही है। और ये आने वाला समय प्रियव्रत बताने जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें होंगी। फिलहाल धामी सरकार लगातार काम करने की बातें कर रही है और काम करने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है और पूरा मंत्रिमंडल कार्य के प्रति यहाँ पर सजग दिखाई दे रहा है। और उसको लेकर के यहाँ के काम आने वाले समय में उत्तराखंड में और कई प्रकार से अब विकास कार्य होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अब होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमें तो तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम लोगों के लिए जनता दरबार लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। और ऐसे में एक चीज खास बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार में आम जनता के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है। साथ ही उन्होंने मंत्रीगण और विधायकगण और साथ ही तमाम लोगों से मिलने के लिए उन्होंने समय डिसाइड किया है। लेकिन खास बात यह है कि जनता के लिए उन्होंने फिलहाल कोई समय निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारी उपलब्धता के हिसाब से जनता को अवगत करा दिया जाएगा और साथ ही दूरभाष नंबर भी हेल्पलाइन के लिए उन्होंने जारी किया है और लगातार एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर यूपी में दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में 4 लाख से ज़्यादा ग्रामीणों को राहत मिलेगी और योगी सरकार की इस योजना के तहत सरकार ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत उनका आवास
का मालिकाना हक प्रदान करने वाले दस्तावेज घरौनी प्रमाण पत्र मुहैया करवाएगी। यूपी में 4 लाख से ज़्यादा अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी है। जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बीते साल 23 दिसंबर तक प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 27,47,000 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है और अब इसी क्रम में इस माह 4,000 गाँवों को 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मुहैया कराए जाने की तैयारी राजस्व बोर्ड कर रहा है। ग्रामीणों को घरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से योगी सरकार 2.0 में कुर्सी संभाली है तब से लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार अब घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र से उनके मालिकाना हक का प्रमाण उन्हें मिल जाएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मदद मिलने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जितेंद्र, आपसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार घरौनी प्रमाण पत्र 4 लाख ग्रामीणों को दिए जाएंगे, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा खाका तैयार कर दिया है और जल्द ही ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत आपको बता दें कि मालिकाना हक दिया जाएगा और सरकार के फैसले से 4 लाख ग्रामीणों को इसका लाभ होगा। लगातार स्वामित्व योजना को लेकर लगातार आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर आपको बता दें जल्द ही इस योजना के तहत 4 लाख ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा और लाभ के चलते आपको बता दें कि ग्रामीणों को यह बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार है। इससे पहले 27 लाख के आसपास ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। वहीं अब 4 लाख ग्रामीणों को एक साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तोहफा देंगे और जल्द ही इस फैसले पर काम किया जा रहा है। तो ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार नजर आ रही है और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि 4 लाख ग्रामीणों को सीएम योगी घरौनी प्रमाण पत्र बांटेंगे। और जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से कुर्सी संभाली तब से लगातार दूसरे कार्यकाल में वो ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना लेकर आए, 4 लाख ग्रामीणों को इससे लाभ होगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यूपी में जो सत्ता में दोबारा वापसी की लगभग 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौना प्रमाण पत्र देगी उत्तर प्रदेश सरकार। और अभी तक ये कहा जाता था कि गांव में जिनकी शहरी जमीन है उनके कागजात नहीं है और उसी के माध्यम से कहा जा सकता है कि ड्रोन के माध्यम से वो पूरी मैपिंग कराएंगे। मैपिंग कराने के बाद वो इनको प्रमाण पत्र देने का सरकार ने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है और जल्द से जल्द इनको कहीं ना कहीं घरौना जो प्रमाण पत्र देने का काम लगे। इससे बात की जाए तो 27,47,000 ग्रामीणों को लाभ होगा और उससे प्रमाण पत्र मिलेगा। और इसी क्रम में लगभग एक माह में 4,000 गाँव में लगभग 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरेलू प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा। राजस्व बोर्ड ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और ग्रामीणों को दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा राज्य हो सकता है। और प्रदेश के ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल रूप से मिलेगा। लगभग 7,65,000 करोड़ की बात की जाए संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण करने का स्वामित्व योजना के तहत तैयार किया जाएगा और 12 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत की जाएगी माना जा रहा है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक की बात जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, इनको कहीं ना कहीं इनका मालिकाना हक देने का सरकार पूरी तरह से कार्य योजना बना दी है।
लेकिन इसमें जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्या क्या ग्रामीणों को इसका मूल लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 4 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, क्या कुछ इसमें योगी सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, पूरी राजस्व विभाग ने पूरी मैपिंग कर रखी है और ड्रोन के माध्यम से इनकी पूरी कम्पिटिटिव मैपिंग कराई जाएगी। मैपिंग के आधार पर जो दस्तावेज है वो तैयार किए जाएंगे और जाहिर सी बात है कि लाभ मिलेगा। जिनको जिनको अभी तक ये वो बना दिया गया प्लानिंग, उनको देने का काम किया जाएगा घरौनी प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ इस घरौनी प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक से लोन भी होगा और आसानी से लोगों को जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगी। और साफ तौर पर कहा सकता है कि उससे पूरी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित करी जाएगी और जिससे अभी तक ग्रामीणों को कोई कागजात नहीं हुआ करते, क्योंकि पुश्तैनी जमीन होती थी, तो सरकार जो कम्पिटिटिव जो दस्तावेज है वो देने का काम करेगी। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से कुर्सी संभाली तब से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर आपको बता दें स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक अब ग्रामीणों को मिलता हुआ नजर आएगा और अब सरकार के फैसले से 4 लाख ग्रामीणों को इसका लाभ होगा। तो सीधे लिए चलते हैं आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर, जहां पर शिवसेना नेता संजय राउत बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं, क्योंकि हाल ही में ईडी ने उनकी संपत्ति कुर्क की है, जिसके बाद शरद पवार ने उनको लेकर पीएम मोदी से बात की है और इस सबके बीच गुरुवार को संजय राउत ने शक्ति प्रदर्शन कर डाला। तो वहीं आपको बता दें कि संजय ने दिल्ली से मुंबई लौटने के बाद कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र और हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा है उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि हम तैयार हैं। मुंबई पहुंचने पर संजय ने कहा कि महाराष्ट्र केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे ईडी, एनसीबी के आगे झुकेगा नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप हमारे सामने घुटनों पर झुकेंगे। साथ ही कहा जाए तो उन्होंने खुद पर लिए गए एक्शन को पूरे प्रदेश के खिलाफ एक्शन बताने की बात कही है। तो आपको बता दें कि संजय राउत लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी का उन पर छापा हुआ था और अब संजय राउत ने दिल्ली से मुंबई पहुंचने के बाद आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन किया है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है, विरोधियों को खुली चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि कल संजय राउत मुंबई पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने विरोधियों को खुली चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जो विरोधी हैं उनके आगे मैं झुकूंगा नहीं। तो संजय राउत कल दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर डाला और लगातार जिस तरीके से इस समय सुर्खियों में बने हुए ईडी का शिकंजा संजय राउत पर कसता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर आपको बता दें कि उन्होंने जेल जाने की तैयारी भी दिखाई है। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से और लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ सुर देखने को मिल रहे हैं अब संजय राउत के शक्ति प्रदर्शन में? बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार ईडी, एनसीपी और तमाम केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर बदले की कार्रवाई की बात कहकर उन्होंने बताया कि इस तरह से ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस बातचीत के बाद जब संजय राउत मुंबई लौटे हैं, उनका स्वागत जो है मुंबई एयरपोर्ट जमकर किया गया। इस दौरान ढोल ताशे नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा संजय राउत के तमाम बैनर पोस्टर लगाए जिसमें संजय राउत को शेर दिखाया गया है। तो जाहिर तौर पर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वह किसी ईडी एनसीबी की जांच से डरने वाले नहीं है और वह तैयार है। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी सीधे तौर पर कह दिया कि यह शक्ति प्रदर्शन हमारे लिए नहीं था बल्कि उद्धव सरकार के लिए था। यानी कि
राज्य मंत्री उद्धव ठाकरे के लिए इस तरह का शक्ति प्रदर्शन था कि महाराष्ट्र बिल्कुल तैयार है आरपीट की लड़ाई के लिए। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से उनके सुर बदले हुए दिखाई दिए, लगातार वो कह रहे हैं कि हम ईडी और एनसीबी की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, जिस तरह से शरद पवार और संजय राउत दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से मुलाकात की, इस मुलाकात के बाद जरूर उन्हें लगा होगा कि शायद जो कार्रवाई हो रही है उस पर रोक नहीं लगने वाली है। तो शायद यही वजह है कि अब संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और संजय राउत ने मीडिया से कहा भी वह किसी एनसीबी, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं है। आने वाले समय के लिए वह तैयार है और यह हमारा तैयारी का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन में भारी हुजूम उमड़ा है, ये देखने वाली बात थी कि आखिर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी है और उसके बाद जिस तरीके से शरद पवार का भी साथ उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शरद पवार ने पीएम मोदी से लगातार बात की और जिस तरीके से संजय राउत की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से ईडी ने उन पर शिकंजा कसा है, तो वहीं संजय राउत भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर दोष सिद्ध होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए ईडी ने संजय राउत की 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। मुंबई के दादर फ्लैट से लेकर रायगढ़ के प्लॉट को लेकर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, प्रॉपर्टी जब्त किया, उसके बाद संजय राउत सत्ते में आ गए थे। यही वजह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच काफी घंटे मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तमाम विषयों पर चर्चा किया, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा किया गया और जो तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है उस पर भी चर्चा किया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र में बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जाए, यह ठीक नहीं। इसको लेकर संजय राउत जरूर सख्ते में है, क्योंकि संजय राउत को भी जवाब अमित शाह ने दिया है कि अगर आप आंख मिलाकर बात करोगे तो आंख मिलाकर हम जवाब भी देंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं संजय राउत को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में संजय राउत की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र का यह इशारा है, वह भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सत्यप्रकाश, संजय राउत तो खुली चुनौती अपने विरोधियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में संजय राउत बिल्कुल अकेले नेता हो गए हैं। खासकर शिवसैनिकों में संजय राउत का जिस तरह से लगातार रोज सुबह बयान आता है, ऐसे में कहीं न कहीं शिवसैनिक भी इस तख्ते में है कि बेवजह से बाकी शिवसैनिक संजय राउत के बयानों की वजह से फंसते जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर संजय राउत इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो इसका प्रभाव जो है आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका में भी देखा जा सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखा जा सकता है, क्योंकि संजय राउत दिल्ली सिर्फ गए थे, मुलाकात करके वह वापस है, कोई जंग नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया ऐसे दिखाया गया कि संजय राउत कोई जंग लड़के वापस आ रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब विरोधियों के हौसले और बुलंद होते हुए नजर आएंगे और साथ ही संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, संजय राउत ने तो पहले भी कहा है कि अगर ईडी के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। तो जाहिर तौर पर संजय राउत को यह भरोसा होगा कि उन्होंने जो किया वो सही किया होगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार अनिल देशमुख, उसके बाद नवाब मलिक, उसके बाद संजय राउत जैसे बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है, ऐसे माना जा रहा है कि संजय राउत की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सबूतों को नहीं बल्कि दबाव में आकर काम कर रही है, लिहाजा अगर केंद्रीय नेताओं का गंभीर आरोप थे संजय राउत के, अगर संजय राउत की बातों को सुना जाए तो उनके ईडी और एनसीबी पर गंभीर आरोप थे। इस तरीके से उन जांच के बाद उनका जब बयान सामने आया था तो उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर काम कर रही हैं। बिल्कुल प्रियवती, देखिए काफी लंबे समय से ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से पहले एनसीबी ने कार्रवाई की, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच कर रही थी, उसके बाद जो है ईडी अपना जांच कर रही थी। इस दौरान हालांकि एनसीबी और सीबीआई को भी कुछ हाथ नहीं लगा था। उसी तरह से लगातार अब ईडी जो कार्रवाई कर रही है, उस माना जा रहा है कि ईडी जो है जानबूझकर केंद्रीय नेताओं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि उनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। क्योंकि नवाब मलिक के मामले में भी बताया गया कि नवाब मलिक जिस तरह से लगातार केंद्रीय एजेंसियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि उनके पास कोई सबूत नहीं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो जिस तरीके से संजय राउत दिल्ली से मुंबई पहुंचे और वहां पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में हुजूम उमड़ा गए और साथ ही
उनका भव्य स्वागत भी कार्यकर्ताओं ने किया। और राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शनिवार को शिमला में होने वाले रोड शो की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इसके बाद खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला पहुंचे और उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ 5 घंटे तक बैठक की और 9 अप्रैल को विधानसभा गेट से पीटरहॉफ तक नड्डा का रोड शो होगा, जिसके बाद पीटरहॉफ के बाहर मैदान में जनसभा होगी। तो वहीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शिमला पहुंच रहे नड्डा के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं। शिमला नगर निगम चुनाव को लक्षित कर भी रोड शो के लिए शिमला को चुना गया है। मई में नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसे बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेंगी, क्योंकि इसके लिए मिशन रिपीट के लिए हौसला बढ़ाएगी। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए भी नड्डा दुर्गाष्टमी के मौके पर ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे। तो साल के अंत तक अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ टीना ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए, लगातार बीजेपी लगातार मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है और विधानसभा चुनाव के साथ जो निगम के चुनाव हैं उसको लेकर भी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि पूत के पाँव जो हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो निगम के चुनाव होंगे वो एक तरीके से संदेश होंगे, सेमीफाइनल होंगे। जी, आपने सही कहा कि जो नगर निगम शिमला का जो इलेक्शन है वो सत्ता का जो सेमीफाइनल है वो माना जाता है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एमसी शिमला का इलेक्शन होना है। जो बीजेपी है वो एक और तो जहां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का 4 राज्यों में चुनावी जीत है उसके बाद यहाँ स्वागत करेगी, वहीं इससे एक आगाज करेगी ये विधानसभा चुनावों के लिए। कार्यकर्ताओं में नगर निगम चुनावों के लिए एक जोश भरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भाजपा जानती है कि नगर निगम चुनावों के जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित करेंगे और उसका पूरा प्रयास रहेगा कि जो भाजपा नगर निगम जो चुनाव है उसमें भाजपा को जो है बढ़ोतरी मिले, भाजपा की बढ़त बनी रखे और भाजपा अपना मेयर यहाँ पे बना पाए। लेकिन जिस तरह तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से बीजेपी की कल भव्य रैली होने जा रही है, विधानसभा से पीटरहॉफ तक ये रैली निकाली जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, इसमें जो है जो पिछले 9 अप्रैल यानी कि कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा वो 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचेंगे। हिमाचल में वो शिमला आएंगे और यहाँ पे
जो एक बड़ा जो रोड शो होगा वो होगा। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। 15,000 कार्यकर्ताओं की इसके लिए ड्यूटी लगाई गई है। वो जगह जगह जो है भाजपा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे और जो विधानसभा जो गेट है वहां से लेकर पीटरऑफ तक एक भव्य जो है रोड शो का आयोजन होगा। ओपन जीप में नड्डा आएंगे और उसके बाद जो है एक बड़ी जनसभा को जो है पीटरऑफ में संबोधित करेंगे। इसी के साथ जो है पिछले दिनों से जो भाजपा ने अपने स्थापना दिवस से कार्यक्रम शुरू किया है, चले बूथ की ओर बड़े जीत की ओर, तो इसको भी नड्डा जो है इसके लिए भी काम करेंगे और अर्कीव जो मंडल और एक बूथ स्तर की जो बैठक है वो लेंगे और उसके बाद वो जो है बिलासपुर की तरफ निकलेंगे, अपने गृह जिले की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भाजपा जो मिशन रिपीट है उसके लिए बिल्कुल कमर कसे हुए हैं। वो चाह रही है कि 4 राज्यों के बाद जो माहौल बना हुआ है वो उसे यहाँ हिमाचल में भी भुनाए और यहाँ का मिथक टूटे और भाजपा जो है हिमाचल में सत्ता रिपीट कर सके। इसके लिए हर तरह की जो भी प्रयास है वो भाजपा उसको अभी से कर रही है। लेकिन टीना जी, अगर समझने की कोशिश की जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस बार सियासी जमीन तलाशते हुए नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, इससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल बिल्कुल पीक पर है। तो ये कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपना वजूद देश में खोती हुई नजर आ रही है, तो लग रहा है कि जिस तरीके से टक्कर अगर कोई दे रहा है तो वो बीजेपी को, अगर आम आदमी पार्टी ही अगर शिमला में टक्कर दे सकती है, शिमला क्या हिमाचल में टक्कर दे सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिखराव दिख रहा है। प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग चली हुई है। पिछले कल भी सुनने में आया कि कुलदीप राठौर को हटाकर मुकेश अग्निहोत्री को जो है प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट कर चुकी है कि उसका जो मुकाबला है सीधे तौर पर भाजपा से, इसीलिए उसने जो आगाज किया है वो मट्टी से किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है वहां से उन्होंने आगाज किया है। जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं भी कांग्रेस को अपनी टक्कर नहीं मानती है। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि जो उसकी परंपरागत जो चुनावी जो टक्कर है वो कांग्रेस से, क्योंकि हिमाचल का जो जनता है, जो हिमाचल की जनता है वो लीग से हटकर इस बार भी नहीं हटेगी। तीसरे विकल्प पे कोई भरोसा नहीं जताएगा, आम आदमी पार्टी पे कोई भरोसा नहीं जताएगी जनता, और ये कांग्रेस और भाजपा के बीच की टक्कर होगी। हालांकि कांग्रेस भी इस पर तंज कस चुकी है। जो भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो दौरा है, कांग्रेस का कहना है कि इतने छोटे एमपी इलेक्शन के लिए अगर भाजपा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैदान में उतारना पड़ रहा है तो समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी क्या हालत हो सकती है। बिल्कुल टीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत हुई है और ये देश में पहला मौका है जब इस तरह के किसी मिशन को शुरू किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में मिशन के कार्यालय का शुभारंभ किया है और इस कार्यालय के जरिए देश के बड़े संस्थानों के साथ विश्व स्तरीय संस्थाओं के साथ MOU किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीकी नवाचारों और शोध के विभिन्न आयामों के लाभ मध्य प्रदेश के चिकित्सकों और चिकित्सा छात्रों को मिलेगा। मिशन के कार्यालयों से सभी प्रकार के काम संचालित होंगे। यहां से शासकीय और निजी चिकित्सा संस्थाओं जैसे शंकर नेत्रालय चेन्नई, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, फोर्टिस गुड़गांव और अपोलो हॉस्पिटल के साथ सुपर स्पेशलिटी सर्जरी क्षेत्रों में मेडिकल रोबोटिक्स के उपयोग, चिकित्सा पद्धति और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सकीय और शैक्षणिक आदान प्रदान किया जाएगा। डेटा एनालिसिस ये आज की विधा में किसी भी संस्थान की उत्कृष्टता के लिए, किसी भी विधा की उत्कृष्टता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इस मिशन के माध्यम से सॉफ्टवेयर आधारित मशीन लर्निंग और हमारे डेटा एनालिसिस के माध्यम से हमारी विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए हम क्या कुछ प्रोटोकॉल बना सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। वर्चुअल टेक्नोलॉजी आधारित VR डिवाइसेस को हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। विगत दिनों हमने ये निश्चय किया है कि एनाटॉमी विभाग में हम वर्चुअल डिसेक्टर लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे छात्रों को उत्कृष्ट ढंग से उस विषय की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 3D प्रिंटिंग एक बड़ा आयाम है, अभी तक इसका मेडिकल साइंस में उपयोग नहीं हुआ है।
हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम इस मिशन के माध्यम से हमारे विभिन्न तरह के जो आर्टिफिशियल हम अंग प्रत्यारोपण करते हैं, जैसे सपोज दांत की बात हम करें, उसमें ये 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हम आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने ये निश्चित किया है कि इस मिशन के माध्यम से हम इस आयाम पर भी काम करेंगे, जो शायद देश में पहली बार होगा। हम देश में पहली बार मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी इस मिशन के माध्यम से करेंगे। विगत दिनों कोरोना के समय मैंने एक प्रयोग किया था कि हमारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो उसका तो इसी को लेकर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ गणेश तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गणेश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से मशीन लर्निंग को विकसित किया जाएगा और तमाम जो चीज़ें हैं उसके चलते आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जाएगा इसमें? देखिए, सबसे पहले अगर प्रियव्रत बात करें तो देश में जो पहली बार जो है मेडिकल नॉलेज शेयरिंग की जो मिशन है उसकी शुरुआत की जा रही है। और इसकी शुरुआत की अगर बिगुल की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इस मिशन का कार्यालय भी जो है उसका शुभारंभ किया जा चुका है, जो कि मध्य प्रदेश के जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री है विश्वास सारंग, उनके द्वारा किया गया है। तो ये अपने आप में एक देश भर के लिए उपलब्धि है। जहां पर विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो भी, उनका भी MOU किया जाएगा। और इस प्रोसेस के तहत, इस मिशन के तहत जो है बड़े बड़े जो मेडिकल साइंस के कॉलेज हैं, चाहे वो चिकित्सा हो या फिर जो छात्र हैं, वो भी इस MOU के थ्रू विश्व स्तरीय जो बड़े इंस्टीट्यूट जुड़ेंगे उनके माध्यम से जुड़ सकेंगे और नई नई तकनीकों के बारे में जो है उसके बारे में जो है ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, नए नए अनुभव के बारे में, तकनीकों के बारे में जानकारी ले सकेंगे। साथ ही जो गंभीर बीमारियां हैं उनको लेकर भी देश ही नहीं विश्व स्तरीय के डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे, राय मशवरा कर सकेंगे। तो एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 3D प्रोसेस के तहत जो है, जैसे जो आर्टिफिशियल जो भी चीजें की जाती हैं उनको लेकर भी जो है मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो चाहे वो चिकित्सक हो या फिर छात्र हो, जो लोग चिकित्सा के प्रति जो है जहां पर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं और उस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर देश भर में जो ये चीज की जा रही है, जहां पर छात्रों को जो है MOU के देश के और साथ ही विश्व स्तरीय जो कॉलेज होंगे, जो चिकित्सक होंगे, जो हॉस्पिटल्स होंगे, उनके जो डॉक्टर्स होंगे, उनका अनुभव लिया जाएगा और उस अनुभव के तहत जो है अब इलाज किया जाएगा। जी प्रियव्रत। जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से MOU की शुरुआत हुई और इससे कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ेगी और साथ ही उनको नॉलेज शेयरिंग से काफ़ी फायदे होंगे। फिलहाल राजधानी लाइव में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।